घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन हम लोग पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। तो नमस्कार साथियों, RM स्टडी 24/7 में आपका स्वागत करते हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित उनके कार्य और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो सभी साथी बने रहें हमारे साथ। तो समय आपका ज़्यादा नहीं लेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रश्न हैं सीधा प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधा प्रश्नों पर ही पहुंचते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। ए ऑप्शन में है भारत का राष्ट्रपति, बी है भारत का प्रधानमंत्री और सी है मंत्रिमंडल और आपका डी राजनीतिक प्रमुख मंत्री परिषद सहित। तो यहाँ पर आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति, जो कि भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है और कारण है भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो ये कारण और कथन आपने पढ़ लिए। ठीक है, चूँकि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, बात ये सही है। ठीक है, कारण तो सही है, लेकिन यहाँ पर बताया है कि भारत के राष्ट्रपति का जो पद है ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। ये बात हो जाती है गलत, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो आपका कथन तो सही है लेकिन कारण हो जाता है गलत। आंसर देखते हैं इसकी। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो आपने देखा कथन सही था और कारण था गलत, यानी कि आपका ए सही है और आर गलत है, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर से आपको देखने को मिलेगा दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कारण है एक कथन है। ठीक है, तो कथन है संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है और कारण है राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पर फिर से आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी। जो कथन कह रहा है ना संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, बात बिल्कुल सही है। और जो कारण है वो है गलत, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, गलत है। संविधान के अकॉर्डिंग ही इनकी शक्तियाँ जो है होती हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाता है यहाँ पर सी, ए सही है और आर गलत। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो आंसर बताएंगे आप लोग इसका। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत की बात की गई तो यहाँ पर राष्ट्रपति, ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट आंसर होगा। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 53 में जो है निहित हैं। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित हैं। तो समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित हैं वो आपको बताना है। चूँकि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कार्यपालिका शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर होगा। कारण और कथन, चलिए दो वक्तव्य दिए गए हैं, तो कारण भी आपको देखना है सही है या नहीं। ठीक है, तो कथन में कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं, बात सही है। ठीक है,
और कारण में है कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। बात ये भी सही है, ठीक है, दोनों बातें तो सही हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहले में क्या है, ए आर दोनों सही हैं और आर सही स्पष्टीकरण है, और बी में है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं। ये बात सही है। देखिए ए आर बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन जो आर में कहा गया वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। ए से रिलेशन उसका पूछा गया ना, ए से कोरिलेट करके पूछी गई चीज़ें, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी आपको दो वक्तव्य दिखाई देंगे। तो इनको पढ़िए। कहा गया है कथन में, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। ये भी बात सही है। कारण में प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। तो ये बात हो जाती है गलत। ए सही है, आर गलत है, जो कि आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो ये उक्ति जो है लागू होती है राष्ट्रपति पर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है, लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व यानी जो कार्य करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? वो नहीं होते हैं ये, ठीक है। वो होते हैं प्रधानमंत्री, जो भी करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। बस इनकी परमिशन चाहिए होती है। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ राइट आंसर बन जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन ए में है प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी में राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी में है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, और डी आपका हो जाएगा अप्रत्यक्ष मतदान से। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको देखने को मिलेगा कारण और कथन। तो यहाँ पर कथन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। बात सही है, चूंकि हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, बात सही हो जाती है। कारण में कह रहा है कि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। ये भी बात सही है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। दोनों बातें सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ए आर दोनों सही हैं, और ए जो है मतलब ए का जो सही स्पष्टीकरण है वो आर है, यानी आर के द्वारा जो ए के बारे में कहा गया वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाए, तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है किस तरीके से किया जाता है, ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली है इसके द्वारा तो किया जाता है, लेकिन अनुपातिक मत प्रणाली इससे भी किया जाता है, ठीक है। आपने कंडीशन देखी होगी, जब दोनों पक्ष के मत बराबर होते हैं तो जो स्पीकर होते हैं उनका एक मत जो पड़ता है। बी और सी फिलहाल इसके आंसर हो जाएंगे दोनों, ठीक है, बी एंड सी। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। चलिए पढ़िए इसे। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य हैं वो क्या होते हैं वो आपको बताना है। तो पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। बात सही है, ठीक है, होते हैं ये, बिल्कुल सही। इसके बाद दूसरे में राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है, तो होता ही है। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है, वो छूट थोड़ी जाएंगे, वो भी आएंगे। तो आपका 1, 3, 4 जिस ऑप्शन में दिख रहे हैं वो आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है,
भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया है वे हैं, तो वे कौन कौन से हैं आपके? तो वे आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी, दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, ये जो हैं दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। 70वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो है इनको भाग लेने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। तो कौन आपके जो हैं इसमें निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, ये जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं, इनमें से आपको बताना है। ये